Hello guys and welcome to the second session of the classic questions on the topic of work energy and power। तो कल हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे के 13 क्वेश्चंस का आज हम देखेंगे पूरा एनालिसिस कि क्या चीजें हैं उसके अंदर। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट। ओके जी, दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। At high altitude, a body at rest explodes into two equal fragments, with one fragment receiving horizontal velocity of 10 meter per second. The time taken by the two radius vectors connecting point of explosion to the fragment to make 90 degree angle is। थोड़ा लैंग्वेज इसकी अजीब सी है, देखने में लगेगा आपको इसका क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है। Let me just make it a little bit smaller. No, it is not now doable. तो देखते हैं बेटा जी, अपने पास ये एक कोई मान लीजिए बॉम्ब था, ये एक्सप्लोड करने वाला है। जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो इसका आधा पोर्शन, मान लीजिए ये आधा पोर्शन ये इधर गया, तो बाकी बचा हुआ आधा पोर्शन इधर जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ यहां पे लगा लीजिए आप लोग। ये वाला मास है मान लीजिए m/2 और ये वाला मास भी कितना हो जाएगा m/2। अगर ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसको इस तरफ जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ताकि मोमेंटम क्या रहे हमारा कंजर्व रहे। राइट, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम कितना है, 0 है, तो फाइनली भी कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। इनिशियली 0 है, कैसे पता, बिकॉज रेस्ट पे है। फाइनली 0 कैसे होगा, जब इस तरफ का मोमेंटम जो है वो इस तरफ के मोमेंटम के बराबर होगा। शॉर्ट में एक बात बता रहा हूं आप लोगों को बेटा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके हम इसकी वेलोसिटीज दोनों तरफ की निकाल लेते हैं। तो एक बात तो है कि दोनों ही फ्रैगमेंट्स जो है वो 10-10 की स्पीड से एक इस तरफ और एक इस तरफ मूव करने वाले हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट हाई एल्टीट्यूड, ये बहुत ऊपर है, काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, तो जब ये गिरने शुरू होंगे तो ये पैराबोलिक पाथ ऐसे कवर करेगा और ये पैराबोलिक पाथ जो है बेटा ये ऐसे कवर करेगा। राइट, तो फ्रैगमेंट्स कहीं तो पहुंचेंगे। जब मान लीजिए फ्रैगमेंट यहां पे पहुंचे हुए, यहां पे है मेरे पास फ्रैगमेंट और ये वाला फ्रैगमेंट मान लो यहां पे है, तो उस वक्त जो ये एंगल बना रहे हैं, ये एंगल 90 का लग रहा है कि आपको, बोलो नहीं है 90 का एंगल ये वाला। लेकिन जब फ्रैगमेंट ये वाला यहां पहुंच गया मान लीजिए और ये वाला फ्रैगमेंट यहां पहुंच गया, उस वक्त देखते हैं कि क्या देयर इज द पॉसिबिलिटी कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। यस, नाउ दिस एंगल सीम्स टू बी 90 डिग्री। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा इनके नीचे आते हुए जब ये फ्रैगमेंट्स जो है पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस केस में अगर आप ध्यान दें, ये वाला एंगल बन जाएगा 45 डिग्री का और ये भी कितने का बनेगा बेटा, यही बनेगा 45 डिग्री का। तो अगर इसको मैं यहां पे बेस मान लूं, तो इस दौरान इसने x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है मान लीजिए x, और y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है मान लीजिए y, और ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने फ्रॉम सर्टेन हाइट विद सम इनिशियल स्पीड थ्रो किया हुआ है। तो हम इसकी इक्वेशन जानते हैं, बताइए क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। y इज इक्वल टू 1/2 gx² बाई u²। ये पढ़ी आपने इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की, मालूम है कि नहीं मालूम है, थोड़ा देख लो इसको, एक बार चेक कर लो आप लोग। y इज इक्वल टू हाफ gt² होता है, x इज इक्वल टू ut होता है, t की वैल्यू वहां से निकालते हैं आप, भर देते हैं पहली इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होता है फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। और अगर ओब्लिक की बात करें तो उसमें क्या आती थी बताओ, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² u² अपॉन u² cos² थीटा आती थी। तो वो दोनों इक्वेशंस आपको पता ही होगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए यहां मुझे आप लोग कि tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से फिगर से बोलो। tan 45 डिग्री आएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि इस 2u² को यहां ले आऊं, u मुझे पता है 10 है, 2u² को यहां ले आऊं, g को भी यहां ले आऊं, इधर बच गया x² अपॉन y। राइट, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहां से 2 इंटू यू है मेरे पास 10 का स्क्वायर, g है मेरे पास 10 अगेन
x बाई वाई इंटू एक्स में इसको बोल सकता हूं। ये x बाई वाई की वैल्यू भी कितनी है, इक्वल टू बोलिए 1 है, बिकॉज ये 10 45 का एंगल बना है बेटा मेरे पास यहां पे। तो ये 10 से एक 10 गया, तो x कितना आ गया बोलो, ये आ गया x मेरे पास 20 मीटर। मतलब जिस वक्त इन रेडियस वेक्टर्स ने पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन के साथ 45 का एंगल बनाया होगा, उस वक्त इसने x कितना ट्रेवल कर लिया होगा, इसने x ट्रेवल कर लिया होगा 20 मीटर। x डायरेक्शन में ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसका मतलब है 1 सेकंड में 10 मीटर और अगले 1 सेकंड में 10 मीटर और, मतलब 2 सेकंड लेगा ये उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां पे कि एक फ्रेगमेंट पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन के साथ और दूसरा फ्रेगमेंट पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो माय आंसर हियर बिकम्स 2 सेकंड। और वैसे भी लिखना हम जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, ut होता है, राइट। x डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन ये होती है, x है अपने पास 20, u है अपने पास 10 इंटू t, तो बेटा t कितना आ गया मेरे पास, t आ गया मेरे पास 2 seconds. So that becomes the solution of this question, right? तो चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर, please read this question everyone carefully. An elastic spring of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length x. चलिए ठीक है जी। It is further stretched by another small length y. Work done during the second stretching is. देखो बेटा ये क्वेश्चन जनरली आपके नीट जैसे एग्जाम में तो ऐसे आता है कि 10 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, फिर 10 सेंटीमीटर से और स्ट्रेच किया, तो बताओ कि अगले 10 सेंटीमीटर में कितना काम हुआ। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम्स में, लेकिन ये भी यहां पे दिया है x और y की फॉर्म में, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना हम लोगों ने, कोई नई कहानी तो है नहीं। तो देखिए कंसेप्ट इसमें क्या लगेगा कि मान लीजिए अपने पास ये एक स्प्रिंग है, ये इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, दिस इज L नॉट, द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मैंने इसको स्ट्रेच किया x डिस्प्लेसमेंट से यहां तक मान लीजिए, तो इस केस में मेरे पास इसको मैंने वर्क x बोल दिया, जो आएगा मेरे पास हाफ kx स्क्वायर। हम जानते हैं जो हम काम करते हैं वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, तो वर्क आ गया मेरे पास हाफ kx स्क्वायर। अब मैंने क्या करा बेटा, इसको मैंने इसको फर्दर यहां से y डिस्टेंस और स्ट्रेच कर दिया, ये आ गया जी अपने पास y, राइट। ये ऑलरेडी x पहले से स्ट्रेच हुआ है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जो ये स्प्रिंग फोर्स होती है ये एक वेरिएबल फोर्स होती है, इसलिए हर अगले स्ट्रेचिंग पे मुझे पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है। हर अगला dx डिस्टेंस जो मैंने इसका मूव करना है उसके लिए मुझे पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज हमारी स्ट्रेचिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है जितना इसको हम स्ट्रेच करते जाएंगे। तो अब अगर मैं सिर्फ wy निकालना चाहता हूं कि यहां से यहां तक का कितना वर्क हुआ, तो वो निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं x से लेकर के y तक का कंप्लीट वर्क निकाल देता हूं, मतलब w ऑफ x प्लस y निकाल देता हूं, वो जाएगा 1/2 k x प्लस y का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना वर्क सिर्फ y तक का ही, तो मैं इस वर्क में से ये वाला वर्क क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा, और मुझे वर्क डन फ्रॉम x टू y मिल जाएगा। मुझे x स्ट्रेचिंग से y स्ट्रेचिंग तक वो आ जाएगा w ऑफ x प्लस y माइनस w ऑफ x, तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास हाफ k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2yx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर यहां से कट जाएगा, यहां भी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, मेरे पास बचेगा हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के 2yx। तो मैं यहां लिखूंगा इसका फाइनल रिजल्ट हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के 2yx। मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा,
k कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा y यहां पे और यहां पे बचेगा अंदर बोलो प्लस 2x। तो व्हाट दिस बिकम्स आवर आंसर। और किस ऑप्शन से मैच करता है ये? ky by 2 y plus 2x, y plus 2x, ky by 2 y plus 2x, that is D ऑप्शन से ये मैच करता है बेटा, राइट। सो दैट बिकम्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अभी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। When the cart maximally compress the spring at the bottom of the track, the cart's velocity and acceleration are zero. Okay, the velocity is non-zero but acceleration is zero. The acceleration is non-zero but the velocity is zero. Velocity and acceleration are both non-zero. ये छोड़ो, ऑप्शंस को पढ़ने में अपना टाइम खराब मत करो, हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं कि जब ये मैक्सिमली कंप्रेस कर देगा तो क्या होगा। देखो बेटा जी, जब ये कार जो है नीचे को मूव कर रहा होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जिसको हम बोलेंगे कि जितनी इसकी स्प्रिंग की ताकत है जो इसको पीछे को धक्का लगा रहा है और जो इसकी अपनी फोर्स है वो बराबर हो जाएंगी, उसे कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अभी तो कार्ट को आगे जाना है बिकॉज इसने क्या एक्वायर कर लिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन एक्वायर कर लिया है। जब मैक्सिमली कंप्रेस करने की बात आती है कभी भी बेटा, तो जैसे मान लीजिए यहां पहुंच के इस कार्ट ने इसको मैक्सिमली कंप्रेस कर दिया हुआ है, स्प्रिंग आपका बहुत कंप्रेस हो चुका है इस जगह पे आकर के, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा होगा ना पक्का। कहां के लिए? पीछे के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है इसके पास। और जब इसने इसको मैक्सिमम ही कंप्रेस कर दिया, इसकी वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाएगी तब तक ये इसको कंप्रेस करता जाएगा। इसका मतलब ये है जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये आ जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन तो होगी नॉन जीरो बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? वो होगी जीरो। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये कहानी होती है और इक्विलिब्रियम कंप्रेशन पे क्या कहानी होगी बोलो? कि वेलोसिटी होगी नॉन जीरो और एक्सेलरेशन हो जाएगी वहां पे जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंप्रेशन पे हमारे पास नेट फोर्स जीरो बन जाती है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा इवेंचुअली क्या बन गया? सी बन गया बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, सभी लोग ध्यान से देखें एक बार इसको। A simple pendulum of length L carries a bob of mass M when the bob is at its lowest position. चलिए ठीक है। It is given that the maximum horizontal speed necessary for it to move in a vertical circle about the point of suspension. It is given that नहीं बोलना चाहिए था इसको, it is given बोलने के लिए काफी था। When the string is horizontal, the net force on the bob is. चलिए जी ठीक है, कितनी नेट फोर्स बॉब पे आएगी जब स्ट्रिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा? ठीक है जी, तो इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट करती है। मोबाइल का जो मेरा अभी कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसे मार्केट खुलेगी विल बाय ए न्यू वन, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके सामने हो सकता हूं बेटा। देखो बच्चे क्या कहना चाह रहा है, पहले तो आप ये बात समझो बड़े ध्यान से। इसके अंदर वर्टिकल सर्कल की सारी कहानियां आ गई इस टॉपिक के अंदर। देखो कैसे, यहां शुरू करते हैं। जिस वक्त हमारा जो बॉब होता है, ये सेंटर आ गया मेरे पास, वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे होता है, उस वक्त इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। इस पे टेंशन TL होती है और इसकी स्पीड होती है VL, जो मुझे यहां पे खुद बोला इसने √5GL है, बिकॉज इसने इस स्ट्रिंग की लेंथ मुझे R की बजाय क्या दी है इस बार? L दी है। ये R भी कह सकते हो आप, L भी कह सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर ये कह रहा है कि ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई है ताकि ये अपना लूप कंप्लीट कर सके, तो इसका मतलब हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हो जानी है, बोलो कितनी? √GL। बताया था आपको मैंने, अगर आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये बात आई थी। लेकिन इसने मुझसे ये सब कुछ नहीं पूछा है, ये तो इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझसे बात कही है। ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई बताओ यहां पे जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा
उस वक्त इस पे नेट फोर्स कितनी होगी। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा इसका वेट और ये आ जाएगी इधर टेंशन, और तो कोई फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर। तो मेरा आंसर देखा जाए वैसे तो इसका क्या हो जाएगा, एफ नेट का बोलो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का बोलो क्या, अंडर रूट। ये मेरा आंसर है, खत्म कहानी। लेकिन ये टेंशन की वैल्यू निकालना ही तो असल टेंशन का काम है यहाँ पे, है ना। कैसे हम इस टेंशन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, देखो बच्चे, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इस बॉब का एफबीडी बनाता हूं, मान लीजिए ये अपना बॉब है, इसका वेट एक लग रहा है नीचे को, टेंशन लग रही है यहां को, जिसको मैंने टी कह दिया। लेकिन इसमें इस बॉब के ऊपर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके जब मैं कॉन्सेप्ट को सॉल्व करता हूं बेटा, तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय कौन सी फोर्स लेता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेता हूं। इसकी स्पीड अभी है ऊपर को, मुझे नहीं मालूम कितनी है, मैंने v स्पीड मान ली इसकी, है ना, vl से कम होगी बिकॉज नीचे को इसको फोर्स लग रही है। तो v स्पीड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कहां को लूंगा बोलो, आई टेक इट इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, जो कितनी आएगी mv स्क्वायर बाई r, मतलब mv स्क्वायर बाई l आएगी यहां पे। तो एक बात तो तय है कि जो टेंशन t है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, mv स्क्वायर बाई l। कैसे पता, मेरे हिसाब से किस पे है बोलो, ये रेस्ट पे है बेटा, ठीक है ना। तो अब बताइए मुझे आप लोग, इस डायरेक्शन में रेस्ट पे है मेरे हिसाब से, इधर को तो नीचे को तो उसको खींच रहा है वापस, ये mg फोर्स तो लगी रही है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, और यही फोर्स तो इसकी स्पीड को कम भी कर रही है ऊपर जाते हुए, है ना। तो अब mv स्क्वायर बाई l में इस v स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाए, बहुत आसान है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, बोलो क्या बनेगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। 1 पॉइंट पे बेस मानते हो इसको, पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 मान लो, बोलो कितनी बनी, 0 प्लस हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन मैं इसका यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये बन गया हाफ एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एल स्क्वायर, 5gl माइनस mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट गाइस। अब 2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, ये बन गया 5mgl माइनस 2mgl इज इक्वल टू mv स्क्वायर, राइट। और टेंशन की वैल्यू कितनी है, बन गया मेरे पास 3mgl अल्टीमेटली, और टेंशन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो है mv स्क्वायर बाई l। तो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3mgl बाई l, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg। अब मेरे पास जो f नेट की वैल्यू थी वो है टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का अंडर रूट। तो f नेट जो मेरे पास बन जाएगा बेटा जी, वो बन जाएगा 3 स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। So this becomes like 9m square g square, 9 plus 1 10, तो mg आएगा बाहर और अंडर रूट 10 बचेगा मेरे पास अलग से। So my answer becomes अंडर द रूट ऑफ 10mg। इस पे मैंने f नेट लेते हुए इसके अंदर मैंने mg वाली फोर्स भी ले ली है ऑलरेडी। मत सोचना कि मैंने ये वाली फोर्स नहीं ली, ये भी ली है और ये दो ही तो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये टेंशन निकालना मेरे लिए यहाँ पे एक काम था। वो टेंशन कैसे निकलनी थी, इसका एफबीडी बना करके। एफबीडी बना करके क्या दिक्कत आई, वी नहीं था, वी निकालने के लिए मैंने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट अप्लाई कर दिया बच्चे, ठीक है जी। तो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं इसलिए। ओके जी, when a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude ax plus bx square. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is, बहुत आसान क्वेश्चन है वाला। जो फोर्स है अब की बार उसका मैग्नीट्यूड स्प्रिंग फोर्स की तरह नहीं है। जैसे बेटा अपने पास जो एक स्प्रिंग फोर्स होती है वो कैसे होती है बताओ, स्प्रिंग फोर्स का लॉजिक इस तरह से होता है कि अगर ये अपने पास अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है
जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ एल नॉट है, जब मैं इसको किसी x अमाउंट से स्ट्रेच कर देता हूं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो यहां को डेवलप होती है वो होती है kx, है ना, वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन ये यहां पे बात मेरे पास स्प्रिंग की नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रबर बैंड की बात कर रहा है बेटा। तो रबर बैंड की जो रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर है वो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स से अलग है। ओके, और उसका नेचर क्या है बोलो, नेचर है रबर बैंड, मेरे पास मान लो इस तरह का रबर बैंड है कोई, ये इसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ है मान लीजिए, जिसको मैंने बोल दिया एल नॉट। अब मैं इसको स्ट्रेच करने वाला हूं, इसे मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। ओके, और स्ट्रेच करने पे इसकी जो ये लेंथ है मान लीजिए x, और अल्टीमेटली इसको मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से स्ट्रेच करूंगा, राइट, और छोटा सा बर्डन निकालूंगा बाय एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये कौन सी फोर्स होती है इधर को, रिस्टोरिंग फोर्स होती है बेटा। तो जितनी मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है उतनी ही मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स होती है, बिकॉज किसी भी चीज को हम लोग एक्सटेंड करते हैं स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। जब वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है बेटा, तो मुझे बताइए व्हाट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दिस बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इट विल बी f एक्सटर्नल dx cos 0 डिग्री। तो टोटल वर्क डन dw एक्सटर्नल जो निकालना है मुझे वो आएगा f एक्सटर्नल की वैल्यू f रिस्टोरिंग के बराबर ही है, वो बनेगा ax प्लस bx स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन आ जाएगा मेरे पास। और मुझे कहां से कहां तक ले जाना है इसको, अल्टीमेटली तो मुझे इसको मान लो यहां तक स्ट्रेच करना था, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, l है, तो इसको 0 से l तक करना है मुझे, तो मेरे लिमिट्स क्या आएंगे यहाँ पे, 0 से l तक आएंगे बेटा। तो w एक्सटर्नल कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू l। तो भाई लिमिट भर दो इस पे, देख लो बड़ा आसान है, al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3 बनेगा, देख लो कहां है, al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद, और इतना ही वर्क डन होगा। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय एल, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग निकाला इसने, एक्सटर्नल का वर्क डन पूछा है हमसे, रिस्टोरिंग का वर्क डन नहीं पूछा है, वो भी इतना ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा बेटा। ठीक है जी, सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन एज वेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये वाला, हाँ ये वाला, very very important question from the competition's point of view. The potential energy function for the force between two atoms in a diatomic molecule is given by this, okay, a by x की power 12 minus b by x की power 6, where a and b are constants and x is the distance between the atoms if the dissociation energy of the molecule is given by this। तो बताइए भाई क्या होगा इसका सारी कहानी। u at x is equal to infinity and u at equilibrium, दो बातें बोली है इसने। देखो बेटा जी, फालतू में कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसने आप लोगों को, ये चीज तो वैसे भी जीरो हो जानी है, ये चीज जीरो है, इट्स वैल्यू जीरो। व्हाई इट्स वैल्यू जीरो, जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी भरेंगे तो a अपॉन इन्फिनिटी माइनस b अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो बन जाना है वाली वैल्यू। तो इसका तो कुछ भी नहीं करना हम लोगों ने, हमें सिर्फ क्या निकालना था यहाँ पे, u एट इक्विलिब्रियम निकालना हमारा पर्पज है, और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है जी, अब हाउ डू वी फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, जो फोर्स होती है ना, फोर्स, उसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप होता है ये माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, अगर आर के साथ वेरिएशन हो तो माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ यू आर होता है। तो फोर्स मेरे पास बन जाएगी यहां से माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। फोर्स मेरे पास बन जाएगी बेटा जी माइनस ए
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -12, इसको ऊपर ले गया मैं, प्लस बी कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -6 बेटा। इट बिकम्स -a इंटू -12 इंटू एक्स की पावर -13। बोलो ये फॉर्मूला होता है ना, एन एक्स एन -1 प्लस बी इंटू -6 इंटू एक्स की पावर -7। ये बनी फोर्स मेरे पास। शायद आप सोचो सर आप फोर्स क्यों निकाल रहे हो, अभी बताता हूं फोर्स क्यों निकाल रहा हूं मैं। दिस बिकम्स लाइक व्हाट, टेल मी। 12a divided by x cube, x 13 सॉरी, minus 6b divided by x की पावर 7। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई मान लीजिए। अब बेटा इसने मुझसे बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो तब जब इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम x की कौन सी वैल्यू पे है ये मैं कैसे बता सकता हूं, फोर्स निकाल करके। बिकॉज जहां पे फोर्स 0 होगी वहां पे क्या होगा बोलिए, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, राइट। जहां पे फोर्स क्या होगी बच्चा, 0 होगी, वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो अब सीधी बात करनी है हमने, कितना पुट करना है f को, 0 टू पुट f इक्वल टू 0 टू फाइंड इक्विलिब्रियम x की वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम, तो 0 भर दिया इसको मैंने, ये आ गया 12a बाई एक्स की पावर 13 माइनस 6b बाई एक्स की पावर 7, विच इंप्लाइज 6b बाई एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 12b बाई एक्स की पावर 13। तो 6 से गया 12 बच गया 2, ये बनेगा x की पावर 6, है ना। तो बोलो x की पावर 6 कितना है मेरे पास, x की पावर 6 आ गया मेरे पास बेटा 2a बाई b, या x आ गया 2a बाई b की पावर 1/6। लेकिन मैं x की पावर 6 ही छोड़ता हूं इसको, क्यों, यहां पे x की पावर 12 है, यहां पे x की पावर 6 है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आसान रहेगा मुझे। तो मैं निकाल रहा हूं अब u एट इक्विलिब्रियम, जो कितना आएगा बोलो, a अपॉन x की पावर 6 का स्क्वायर माइनस b अपॉन x की पावर 6, और x की पावर 6 बोलो कितना है मेरे पास, वो है बच्चे a अपॉन 2a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a बाई बी। समझ रहे बात को आप लोग, क्या लिखा मैंने यहां पे, कैसे लिखा, तो ये बन गया बेटा फर्दर मेरे पास, ये b स्क्वायर जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 4a स्क्वायर, a b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ध्यान दीजिए पूरी बात के ऊपर आप लोग, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, राइट गाइस। अब क्या बना फर्दर ये बताओ, यहां पे a से लेके गया b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, b स्क्वायर अपॉन 2a कॉमन आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1/2 बच जाएगा, दिस बिकम्स माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई 4a। अब बताओ जी क्या आंसर बनेगा मेरे पास इसमें, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे u एट इक्विलिब्रियम निकालना है बेटा, मुझे निकालना है डिसोसिएशन एनर्जी जो है 0 माइनस u एट इक्विलिब्रियम। 0 माइनस u एट इक्विलिब्रियम क्या बन गया बोलो, 0 माइनस b स्क्वायर बाई 4a which becomes b square by 4a, right? That is how we can solve such questions and these questions are very important। सभी का फॉलो करने का वे बिल्कुल सेम है, जैसा मर्जी आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया हो। अगर इक्विलिब्रियम की बात की गई है तो आपको ये तरीका निकालना पड़ेगा, पहले फोर्स निकालनी है और x निकालना है कब, जब फोर्स 0 है, मतलब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तब, ठीक है। Let's move on to the next question। सजेशन आपको ये है बेटा जी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं तो आपने पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने आंसर्स देखने हैं, पहले आपने आंसर्स नहीं देखने हैं। टेक योर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट, राइट गाइस। इफ A and B are two identical masses at rest, चलो जी दोनों रेस्ट पे मान गए, आइडेंटिकल भी है भी मान गए, ठीक है।
कह रहा है कि सस्पेंड किया इनको इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, मतलब स्ट्रिंग नहीं खिंच रहा है, स्ट्रिंग टाइट रह रहा है। इन एक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं आ रहा, ओवर स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली। ओके जी। पार्टिकल ए को पुश दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड यू, ये कोलाइड किया फ्लोर के साथ, फिर ये ऊपर आ गया, रिबाउंड किया। कहता कोलिजन की जस्ट बाद क्या कहानी होगी, कोलिजन की जस्ट बाद किसकी स्पीड क्या होगी, ये हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है जी। तो देखो बेटा जी, इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो जब ये जमीन से टकराएगा उस वक्त कहानी ऐसी बन चुकी होगी, टकराया जस्ट, और ये कहां होगा बोलो, अभी ये ऊपर होगा, राइट। और ये u स्पीड से टकराया होगा जमीन से, और ये इस वक्त u स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। हम जानते हैं अगर ये u स्पीड से नीचे आ रहा है तो ये u स्पीड से कहां जाता है बोलो, ऊपर। जितना ये नीचे खींचता है उतना ही ऊपर जाता है। सिंगल पुली प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है। जमीन से टकराने के बाद क्या होगा इसके साथ, ये इलास्टिक कोलिजन कर रहा है विद द फ्लोर। अगर ये इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, टकराने के बाद ये ऊपर कितनी स्पीड से वापस आएगा बोलो, u स्पीड से ही वापस आएगा। इलास्टिक कोलिजन की यही तो कहानी होती है, ठीक है ना। तो ये u स्पीड से ही वापस आया। अगर ये u स्पीड से वापस आया तो स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाएगा बोलो, स्लैक्ड हो जाएगा स्प्रिंग हमारे पास, राइट। स्ट्रिंग में टेंशन खत्म हो जाएगी। अब जो ये वाला मास है, हम जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी चीज जो है जिस स्पीड से मूव कर रही होती है उसी स्पीड से मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई ताकत नहीं लगाते। हालांकि इसका वेट नीचे को ऐड कर रहा है, ये इसकी स्पीड को कम करेगा, लेकिन कोलिजन की जस्ट बाद तो भी इसकी स्पीड u ही होगी ना बेटा। और कहां को होगी बोलो, ऊपर को होगी इसकी स्पीड u। कहां को होगी कोलिजन की जस्ट बाद, ऊपर को होगी। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि a एंड b बोथ मूव अपवर्ड्स विद द इक्वल स्पीड्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बच्चे। आई होप यू गाइस हैव गॉट इट। समझ नहीं आया तो रिवाइंड करो, फिर से देखो, क्या दिक्कत है बताओ, यही तो फायदा है। एक बार रिकॉर्ड कर दिया आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल है उसके बाद। ओके जी। ये क्वेश्चन भी मैंने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चन देखे हुए हैं ऑलरेडी, तो इट मेक्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to, कितना बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया है, पावर हमारे पास कांस्टेंट दी है, पावर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हमारा सारा सोचने वाली बात है। पावर से वर्क निकाल सकते हैं, वर्क से वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर सकते हैं, वहां से काइनेटिक एनर्जी से V आ जाएगा। V को हम लोग अगर अपना इंटीग्रेट कर दे तो X आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही हमने सारी कहानी करनी है। V को हम dx/dt लिख सकते हैं, जहां से कि इसको इंटीग्रेट करके हम X निकाल सकते हैं बेटा। तो ये मैंने प्रोसेस बताया कि क्या फॉलो करने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए, पावर है मेरे पास, बोलो क्या, कांस्टेंट। बड़ी अच्छी बात हो गई थी। और पूछी भी मुझसे क्या है इसने, प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है। कांस्टेंट टर्म्स को तो हम इस बार मानेंगे ही कुछ नहीं, उनकी औकात ही कोई नहीं है। ये प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है हमसे। अब मुझे बताओ बेटा, पावर असलियत में क्या होती है, इजंट इट रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। तो वर्क बोलो कितना आ गया मेरे पास, वर्क आ गया पावर इनटू टाइम। ओके जी। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जिसका मतलब हुआ कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू हाफ mv²। इनिशियल जीरो मान लो, इसकी दी तो नहीं है इसने, पर कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। कांस्टेंट पावर की मशीन लगाई है मैंने इसके ऊपर। तो अब बोल दो आप लोग कि v² इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई m इंटू टी, या कह लो कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या कह लो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। निकालना गया आपको डिस्टेंस मूव, इसको क्या लिख सकते हैं आप फर्दर, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। तो यहां से क्या बोल सकते हैं आप लोग फर्दर कि dx इज इक्वल टू t की पावर 1/2 dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो, कोई बात नहीं।
कांस्टेंट तो है ही मेरे पास, यहाँ कोई भी मान लो कांस्टेंट लगा हुआ, तो ये क्या बनेगा बोलो, ये जब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ x इनिशियल है, यहाँ यार x फाइनल है, t 0 है, t है, तो ये बन जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस होता हम जानते हैं t की पावर 1/2 प्लस सम k टाइम्स 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 2/3, तो ये सारा फिर से कांस्टेंट आएगा, ये ऐसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा बोलो, 3/2 हो जाएगा बेटा, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये 3/2 हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is acted upon by a force F which varies with position x as shown in the figure. If the particle at x equal to 0 has a kinetic energy of 25 joule, then the kinetic energy of the particle at x is equal to 16 meter is. बड़ी सिंपल बात है, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ध्यान रहे यहाँ पे k इनिशियल 0 नहीं है, वो 25 जूल है, यहां से क्वेश्चन में चेंज आएगा। फाइनल किनेटिक एनर्जी पूछी है इसने हमसे, वो इनिशियल वाली इसमें ऐड हो जाएगी। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं एफएक्स ग्राफ से, हम बताओ। वर्क डन निकलता है बाय एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। जो ग्राफ का एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे है वो नेगेटिव लेते हैं, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। तो बेटा जी यहां अगर आप ध्यान दें यहीं पे फिगर में ही, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, 6 से 10 4, ये भी 4 और ये 5, ये -5, तो ये और ये तो आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। अब बच गया सिर्फ ये एरिया A1 और ये एरिया A2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 बताओ। A1 आ गया मेरे पास 1/2 इंटू बेस है 6 इंटू हाइट है 10, 3 ये आ गया 30। व्हाट अबाउट A2 बताओ जी, ये है 2, ये है 5, ये आया -10। व्हाट इज A1 प्लस A2 बोलो जी, ये आया 20। 20 मेरे पास वर्डन आ गया इस पूरे ग्राफ का। तो भैया 20 अगर आपके पास वर्डन आ चुका है तो इसको लिखो 20, इसको लिखो K फाइनल, इसको लिखो 25। व्हाट इज K फाइनल 45 जूल। व्हाट इज माय आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। इट वाज a very simple question but conceptual, important। ध्यान रहे कि work done by all forces is K final minus K initial। please take a screenshot। next question, okay, 17th। पॉज करिए इसको और इसको ट्राई कीजिए। If two springs A and B with spring constant 2K and K are stretched separately by same suspended weight, आधा क्वेश्चन का आंसर तो बेटा क्वेश्चन में ही होता है। Then the ratio between the work done in stretching A and B is, अच्छा जी, इनको मैंने सेम वेट से स्ट्रेच किया, और then the ratio between the work done in stretching A and B is by same amount है by different amount है, देखना पड़ेगा भाई। If two springs A and B with spring constant 2K and K are stretched separately by same suspended weight, then the ratio between the work done in stretching A and B is। यहाँ पे ये बताने में गलती कर रहा है कि कहां तक इसको स्ट्रेच किया। अगर तो छोड़ दें इनको हम लोग, फिर तो ये 2K वाला जो है ये कहीं और नीचे पहुंचेगा, K वाला कहीं और नीचे पहुंचेगा। तो पहले ये ज्यूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कि भाई हमने इसमें कोई डेफिनेट स्ट्रेचिंग दोनों की इक्वल नहीं है, और इक्वल हो भी नहीं सकती बिकॉज दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। अगर हम खुद से स्ट्रेच कर रहे हैं बाई सेम अमाउंट तो फिर क्वेश्चन का आंसर अलग बन जाएगा बेटा। तो देख लेते हैं। देखिए बच्चा जी इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपने पास ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K, मतलब टाइट स्प्रिंग है वाला, और ये एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है K, मतलब ये थोड़ा ढीला स्प्रिंग है, इसका K है, इसका कितना है 2K है।
दोनों को मैंने m मास यहां लगाया है, m मास यहां लगाया है और पकड़ रखा अपने हाथ से, राइट। अभी छोड़ा नहीं है मैंने, नेचुरल लेंथ है ये इसकी नेचुरल लेंथ है और इसकी ये नेचुरल लेंथ है, राइट। अगर मैं इनको छोड़ता हूं नीचे तो इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी आती है बोलो, ये होती है 2mg/k। k कितना है यहां पे 2k है, और इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी बोलो 2mg/k, राइट। तो अब मुझे बताइए क्या बन गया इसका आंसर, x max by x max dash, it is 2mg/2k into k upon 2mg. What is the ratio? 1:2। अगर इनको पूरा नीचे तक जहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम वहां तक स्ट्रेच होने दिया गया है, तो अगर इनको इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच किया गया है, देखिए ये भी बात पॉइंट होता है कि भाई इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच करना, ठीक है, इक्वल अमाउंट तक आने देना, तो कहानी अलग होती है, लेकिन वहां यहां ऐसी बात नहीं की गई है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1:2 होना चाहिए। बाकी चेक कर लेंगे एक बार। So I have checked, the answer is 1:2 only, so you guys can proceed for the same। ये बात मैंने आपको बताई है पीछे कि ये 2mg/k कैसे आया यहाँ पे, है ना। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी होती है 2mg/k होती है, इसका k 2k है इसलिए 2k लिखा मैंने यहाँ पे, इसका k है इसलिए यहाँ पे k ही लिखा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, here it is। A body is released from rest at height h from the bottom of the crate shown, okay, यहां से छोड़ा इसको अल्फा, ठीक है। The very long portion CD can be inclined at different angles, चलो ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। The body always remains in contact with the crate and rises up to the heights h1, h2, h3 at different angles. All the surfaces are frictionless, which of the following is correct? देखो बेटा जी, जहां पे आपके surfaces frictionless हो जाए ना, वहां पे एक बात तो तय है कि बॉडी ये वाली वर्टिकल हाइट सेम राइज करेगी। अगर आपका इंक्लाइंड ऐसा है, राइट, अगर मान लो आपका इंक्लाइंड ऐसा है और ऐसे इंक्लाइंड में ये यहां तक जा रही है, राइट, तो इंक्लाइंड ऐसा करने पे ये यहां तक ही जाएगी, ये हाइट आपकी सेम रहने वाली है। अगर इंक्लाइंड आपका ऐसा तो यहीं तक ही जाएगी, ये वाली हाइट आपकी सेम रहने वाली है, समझे बात को। तो यहां पे अगर जो मेरे को ये तीन इसने केसेस दिए हुए हैं जहां पे कि इसने इसको एक बार कितने एंगल पे रखा बोलो 30 डिग्री पे, एक बार 45 डिग्री पे, एक बार 60 डिग्री पे, कि मान लीजिए अगर मैं 60 डिग्री वाले पे ये बॉडी यहां तक जाती है, इस हाइट तक जाती है, या इसमें मान लेते हैं कि इस हाइट तक जा रही है बॉडी, 30 वाले में इतनी हाइट तक गई मान लो ये, राइट, तो 60 वाले में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये यहां तक जाएगी और इस वाले में ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां तक जाएगी। देखो यहां पे इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां पे ज्यादा ट्रेवल किया है और यहां पे और ज्यादा ट्रेवल किया है, ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज खड़ी चढ़ाई में कम ही जाएगा ये और इसमें इट विल गो मोर। लेकिन एक बात तय है कि वर्टिकल हाइट तीनों केसेस में सेम होगी बिकॉज क्या है ये फ्रिक्शनलेस है। तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या बन जाता है इसमें बोलो, आवर आंसर डायरेक्टली बिकम्स दिस कि h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h3। कॉन्सेप्ट क्लियर आपके सामने, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, a cyclist is trying to jump across a path as shown in the figure, please do not repeat this at home, ये प्रोफेशनल्स करते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर देना जरूरी है आपको, आप जंप करने की कोशिश मत करना इस तरीके से, है ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जी, 5 मीटर पर सेकंड से इसने क्लिफ से जंप मार दिया, ओके, और स्पीड विद विच ही टचेस द पीक बी, पीक्स तो कहीं से नजर नहीं आ रही मुझे ये, पर चलो डायग्राम जैसा बना उसके हिसाब से करना पड़ेगा। यहां से ये चला, इसने यहां पे जंप मारा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ यहां पहुंच गया।
और आपको मालूम होगा कि पैराबोलिक पाथ में जो वेलोसिटी इसकी रिजल्टेंट आती है वो ये आती है, उसमें एक कंपोनेंट ये होता है और एक कंपोनेंट ये होता है, ये तो रहता है 5 मीटर पर सेकेंड ही। हॉरिजॉन्टल स्पीड डज नॉट चेंजेस इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल स्पीड इट विल गेन, why it will gain vertical speed? Because it has traveled some vertical distance and that vertical distance is what, tell me, that is 10 मीटर। अब आपको सिर्फ देखना ही है कि 10 मीटर में कितनी वर्टिकल स्पीड गेन करता है। ये है वर्टिकल स्पीड वी वाई और ये है मेरे पास वी रिजल्टेंट, और वी रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास बोलो बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जो बनेगी 5 का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर तो इसने मुझे बताया होता कि ये टाइम इतना लगा है इसको, फिर तो मैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाता इसमें वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। टाइम की बात की नहीं है इसने तो लेकिन इसमें इनिशियल स्पीड जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई नॉट वर्टिकल में 0 है और मुझे वी वाई निकालनी है और h मुझे दिया गया है 10 मीटर। तो विच फॉर्मूला आई कैन यूज टू फाइंड दिस वी वाई? आई कैन यूज द फॉर्मूला vy square minus vy naught square is equal to 2 into 10 into 10 2as। तो vy का स्क्वायर becomes 100 into 2, this becomes 200, या कह लो vy becomes under the root of 200। तो बस भर दो इसकी वैल्यू यहां पे, कहां पे बोलो, यहां पे। what does your v resultant become? 25 प्लस 200, बोलो क्यों? vy स्क्वायर के लिए 200 है, 225 का अंडर रूट मतलब 15, 15। D becomes your option in that case, right? Was a simple question। फालतू में इसने आपको साइक्लिस्ट से कंफ्यूज करने की कोशिश की। एक प्रोजेक्टाइल फेंका, प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टली फेंका तो जब 10 मीटर नीचे हाइट पे आ गया वो, तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन था ये, अगर आप ध्यान देंगे तो। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, ग्रेट। तो ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर। A body of mass 10 kg at rest explodes into two pieces of masses 7 kg and 3 kg if the total increase in kinetic energy due to explosion is 1680 joule, 1680 joule, the magnitude of their relative velocity in meter per second after explosion is। 10 किलो की बॉडी है जी, 7 और 3 kg के मास में टूट गई और इंक्रीज हो गया किनेटिक एनर्जी में इतना, तो V1 और V2 की वैल्यूज निकाल लेंगे तो मेरे पास कहानी निकल आएगी जी। देखो कैसे बेटा, ये एक 10 किलो की बॉडी है जो कि मिट गई, यहां पे दोबारा बनाता हूं। इसका 7 किलो पार्ट जो है वो गया एक डायरेक्शन में, ये बचा 7 किलो वाला पार्ट, ये गया इधर 7 इंटू V1 से, ये गया इधर 3 इंटू V2 से। तो भाई एक बात बताओ, मोमेंटम जो है इनिशियल कितना है सिस्टम का, 0, फाइनल भी कितना होगा, 0। फाइनल कब 0 होगा, जब इधर का मोमेंटम इक्वल टू इधर के मोमेंटम के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, 7v1 इज इक्वल टू 3v2, इक्वेशन नंबर 1। इतना तो हम लोग क्लियर है एकदम 100% की कोई दिक्कत नहीं है इस बात में कि दोनों के मोमेंटम जो है बेटा बराबर आएंगे। दूसरा इसने कहा मुझसे द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल, इनिशियल तो इसकी 0 है काइनेटिक एनर्जी, अब क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स विल हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स, हाफ इंटू 3 इंटू V2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 7 इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1680। बोलो सही गलत? तो बेटा जी हाफ को वहां ले जाओ, 3v2 स्क्वायर प्लस 7v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 32 और 160 और 3360। ठीक है जी। तो यहां से किसी एक की वैल्यू भर दो, v1 की वैल्यू भर दो, यहां से कितना आया v1 की वैल्यू 3/7 v2, तो 3v2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 9/49 v1 v2 स्क्वायर बन जाएगा ना,
V1 की वैल्यू भर दी मैंने यहाँ पे 9/49 इज इक्वल टू 3360, राइट। तो V2 स्क्वायर अपने पास यहां से कॉमन आ गया, अंदर बच गया जी 7 49, 3 प्लस 9/7 इज इक्वल टू 3360। सो 21 प्लस 9 30/7 है ना। V2 स्क्वायर बिकम्स 30, 7 से 21 प्लस 9 30/7 इंटू इज इक्वल टू 3360। इससे ये गया और ये बन गया 112। सो V2 की वैल्यू कितनी बनी बोलो? 112 इंटू 7 का अंडर रूट। तो 112 इंटू 7 जाता है पूरा पूरा क्या? 112 को आप क्या लिख सकते हो? 56 इंटू 2 इंटू 7 और 56 बन गया 7 इंटू 16 इंटू 7, 7 इंटू 8 ना, 2 जा 16, 16 का आया 4 बाहर, 7 का आया 7 बाहर, 28 आई इसकी वेलोसिटी V2 की। V2 की वैल्यू आई मेरे पास 28। तो बोलो V1 कितना आया बेटा? 3/7 इंटू V2, 3/7 इंटू 28, बोलो कितना आया ये? क्या क्या बात? दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, एक जा रही है इधर, ये जो इनका एक्सप्लोजन हुआ है ये जा रहा है, V2 जा रहा है यहां से, V1 जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है इधर कितने से बोलो? 28 मीटर पर सेकंड से। बड़ा जस्टिफाइड सी कहानी है। अगर आप 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 84 होता है। और अगर आप 28 को 3 से करो तो भी कितना होता है बोलो? 84 होता है। मतलब मोमेंटम भी मेरे पास, आंसर भी कंफर्म हो गया कि मेरे मोमेंटम्स एक्चुअली इधर के उधर के क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो बड़ा फ्रेगमेंट वैसे भी छोटी स्पीड एक्वायर करेगा, छोटा फ्रेगमेंट वैसे भी बड़ी स्पीड एक्वायर करेगा। So our answers are what? 12 and 28. What is the relative velocity when things go in opposite direction? That gets added up. So what does it become? Tell me. What does my answer becomes? 40 meter per second, and the first option becomes the answer. Right, guys? So that was it for this session. Thank you so very much for your time and patience. Please, if you guys haven't subscribed this channel, आज ही सब्सक्राइब करें. Last week I was not feeling well, so could not take many lectures on last week, but अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ तो I can continue with the lectures on daily basis. Right, guys? तो कल हम लोग रोटेशनल मोशन के ऊपर जो टेस्ट हुआ है उसके ऊपर जितने भी 20 टॉप क्लासिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं. So do not miss out on that as well, and please share the video, like it, and if you guys have any questions, you guys can post it in the comment section. Thank you so much. This is Atul Tandon signing off for Physics Simplified. Bye bye and take care.